नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 की शुरुआत कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे जो इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। यूनिट नंबर 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 का सिलेबस जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर इसके सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट किया जा रहा है। यदि आप लोग यूजीसी नेट या फिर एलटी ग्रेड या फिर डीएसएसबी में जो हिस्ट्री का एग्जाम होगा या फिर सीजीआई या फिर टीजीटी और पीजीटी, हिस्ट्री का कोई भी आपका एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये आपकी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। यूजीसी नेट में ये आपका यूनिट नंबर 2 आती है। इसके अलावा अगर वैसे देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में आपके यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो काल हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल है जिस काल में मानव आदि मानव था, आदि मानव का काल था। और इसमें हमको तीन काल पढ़ने हैं, और अपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई। तो ये पहली क्लास है आज प्रागैतिहासिक काल की, तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका, यूजीसी नेट में क्या सिलेबस इसका दिया गया है। इसके अलावा जो सिलेबस यूजीसी नेट में दिया गया है, यूजीसी नेट आपका इतना डीप होता है कि आप किसी भी एग्जाम को यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट के लिए तो मैं करा ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड है, डीएसएसबी है। तो हिस्ट्री का जो भी आपका एग्जाम होगा उन सब के लिए ये परीक्षा अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको स्रोत कराए थे, ऐतिहासिक स्रोत, वहां से आपका कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी नहीं। और कुछ लोग जो है उसको देखते हुए बोर भी हो रहे थे, इसलिए व्यू भी बहुत कम आ रहे थे भाई। आप लोग उसमें देख भी कम रहे थे, लेकिन यहाँ से आपको बहुत इसमें आज जो है मजा आने वाला है, क्योंकि ये चीजें आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। बीए में पढ़ा होगा, एमए में पढ़ा होगा, कहीं आपने तैयारी की होगी एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, किसी भी एग्जाम की तैयारी की हो, पीसीएस की, यूपीएससी की, तो आपने इतिहास तो जरूर पढ़ा ही होगा, क्योंकि इतिहास का पोर्शन प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इकाई नंबर 2 में दिया गया है ये सारा। इसमें आपका लगभग ये मान लो कि पूरा प्राचीन भारत आने वाला है। पूरा प्राचीन भारत जो है वो इकाई नंबर 2 में आपका शामिल किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें क्या पढ़ना है, राज्य से साम्राज्य तक, यानी कुल मिलाकर प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आपके आएंगे क्या, महाजनपद। महाजनपदों में से ही एक उदय होगा किसका, मगध साम्राज्य का, या मगध का उदय होगा। तो वही बात की गई कि राज्य से साम्राज्य तक मगध का उत्थान। सबसे पहले आपका सिलेबस में यही दिया गया है क्या, कि राज्य से एक मिनट भैया, आगे चला गया, पेन ले लूं मैं इस बार इसमें। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है इसमें आपका राज्य से साम्राज्य तक मगध का उत्थान। तो मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में आप सभी जानते ही होंगे हर्यक वंश है। इसके अलावा हर्यक वंश के बाद वहां पर आपका शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद नंद वंश आएगा। ये तीन प्रमुख वंश उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर आपका सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण, यानी कि भारत पर यूनान का आक्रमण होगा। इससे पहले ईरान का आक्रमण भी होगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इससे पहले हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इससे पहले बौद्ध काल, जैन काल, इसके अलावा अन्य जो धर्म रहे उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, मगध से पहले ही। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता इसी में पढ़ाऊंगा, वैदिक काल इसी में हो जाएगा आपका, और प्रागैतिहासिक काल जो आज की क्लास रहेगी वो तो आपकी उसमें रहेगी ही, ठीक है। तो इसके बाद यूनानी हो जाएंगे। इसके बाद इसके प्रभाव, मौर्यों का प्रसार और मौर्यों की राज्य व्यवस्था, समाज तथा अर्थव्यवस्था, और अशोक के धम, उनकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का ह्रास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, इसके अलावा अशोक के राजादेश, भाषा, लिपि के साथ साथ साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और क्षेत्रीय ताकतों का उदय कैसे हुआ इस समय। इसके अलावा इंडो यूनानी आए भारत में, शुंग वंश आया, सातवाहन आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। चेदी वंश आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुषाण वंश, नाम सुना ही होगा आपने कनिष्क का, तो उसके बारे में बात करेंगे। शक दिए गए हैं, शक, क्षत्रप, संगम साहित्य है। इसके बाद आपका संगम साहित्य में प्रतिबिंबित दक्षिण भारत का इतिहास या दक्षिण भारत राज्य की शासन प्रणाली के बारे में भी बात करेंगे। नाम सुना होगा आप लोगों ने चोल, चेर और पांड्य वंश का। इसके अलावा बात करें दूसरी शताब्दी बीसी में, तीसरी शताब्दी बीसी तक का व्यापार इसमें सारा आ जाएगा। वाणिज्य इसी में आएगा। रोमन जगत के बारे में व्यापार जो हुआ, महायान यानी कि बौद्ध धर्म,
और आपका खारवेल और जैन धर्म से संबंधित बातें भी इसमें आपकी रहेंगी। इसके बाद मौर्योत्तर काल में कला, इसके अलावा वास्तुकला और गंधार कला तथा मथुरा कला, और उसके साथ साथ अमरावती शैली। तो ये पूरा सिलेबस दिया गया है आपका इकाई नंबर 2 में। और भी है, इसके बाद आगे आएगा। तो ये सिलेबस दिया गया, कुल मिलाकर प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत से बाहर आपका अभी तक इसमें कुछ टॉपिक नहीं दिया गया है। इसके अलावा आगे दिया गया है आपका क्या, गुप्त वाकाटक युग, यानी कि गुप्त काल आ जाएगा सारा। गुप्त साम्राज्य की बात कर रहा हूं, तो गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, उनकी शासन व्यवस्था आ जाएगी, समाज, प्रकृति, कृषि, अर्थव्यवस्था, अनुदान और राजस्व, भू अधिकार। इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्के आ जाएंगे। मंदिरों की शुरुआत इसी काल में हुई, पहली बार देखने को मिली। मंदिरों के साथ साथ आपका स्थापत्य कला है, प्रारंभ, ठीक है, कला का प्रारंभ हुआ। और पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव जो हुआ इसी काल में देखने को मिलता है, यानी कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म का विकास भी इसी काल में सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसी काल में ही, गुप्त काल में ही क्या हुआ, संस्कृत भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि आदि के बारे में हम लोग बात करने वाले। कुल मिलाकर यानी कि गुप्त साम्राज्य इसमें दिया गया है। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन है, गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में दिया गया है, तो वो सारा इसमें हमको पढ़ना है। इसके अलावा और क्या पढ़ना हमको भाई, इस यूनिट में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, उसका काल कैसा रहा, प्रशासन कैसा रहा, वो कौन से धर्म को मानता था, ठीक है। तो हर्षवर्धन यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है पुष्य भूति या वर्धन वंश को हमें इसमें पढ़ना है डिटेल से। इसके अलावा आंध्र देश में आपका सालंकेयन वंश हुआ था। इसके अलावा विष्णुकुंडीन वंश, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर यूनिट नंबर 2 में अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत से बाहर आपका कुछ नहीं है, पूरा प्राचीन भारत इसमें दिया गया है। आपका मध्यकालीन भारत से जो पहले के राजवंश रहे, जैसे मान लो पाल वंश है, चंदेल वंश है, पांडे वंश है, उनको छोड़ दिया गया है, वो यूनिट नंबर 3 में है। कुल मिलाकर आपका इसमें पूरा प्राचीन भारत आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो विस्तार से हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लगभग आपकी 30 से 40 क्लासें होने वाली है प्राचीन भारत में, इससे कम होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपका मटेरियल दिया गया है इकाई नंबर 2 में। तो ये यूनिट नंबर 2 है यूजीसी नेट की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, आपका कोई भी एग्जाम हो तो उन सब में इसको देखा जाएगा कि कौन सी दृष्टि से, प्राचीन भारत की दृष्टि से, क्योंकि प्राचीन भारत इसमें सारा आ जाएगा आपका। प्राचीन भारत इसमें आपका कंप्लीट आने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें आएगा, वो आएगा कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास किसे कहा जाता है। देखिए, इतिहास का जो जनक माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, और उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका सबसे पहली पुस्तक थी जो इतिहास के संबंध में लिखी गई हेरोडोटस के द्वारा, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कह दिया गया। अब बात करें आपके इतिहास की, इतिहास किसे कहा जाता है, अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं और उनके प्रमाण या सबूत हमारे पास हैं, उसी को कहा जाएगा क्या, इतिहास। अतीत की जो घटनाएं हमारे पास में जिनके प्रमाण मौजूद हैं, उस काल को इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब बात करें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाएगा, सिंपल भाषा में बता दूं, फिर आपकी इसमें परिभाषा भी देख लेंगे। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में हमको केवल आपके क्या, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक जैसे मान लो पत्थर के, पाषाण के, हड्डियों के औजार मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, मकाने मिले, इमारतें मिल गई थी, और इसके अलावा इमारतें तो इस काल में नहीं थी, इसके अलावा बहुत सारे पशु पक्षियों की हड्डियां मिली हैं, कंकाल प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर जिस काल में हमें केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, यानी कि साहित्यिक लिखित में हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, केवल साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। ठीक है जी। अब एक बार यहां पर देख लेते हैं, तो इसमें दिया गया है आपका क्या, परिचय। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव ने लेखन कला का आविष्कार नहीं किया था, यानी कि जिस काल में मानव लिखना नहीं जानता था, जिस काल में मानव के द्वारा कुछ भी लिखना नहीं जाना गया, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इसके अलावा इस समय की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों जैसे औजार, हड्डियां, गुफा, चित्र आदि से प्राप्त होती है, न कि लिखित साहित्य में। कुल मिलाकर प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाएगा जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य कोई भी हमको प्राप्त नहीं हुआ, उस काल को कहा गया प्रागैतिहासिक काल। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सिंपल सी भाषा में आप याद कर सकते हो कि उस काल, जिस काल में हमें लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं जिस काल में हमें केवल
पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक मतलब जैसे औजार हैं, हड्डियां हैं, कंकाल हैं, गुफा हैं, चित्र हैं, ये चीजें प्राप्त हुई तो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण की। प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है किन्होंने? इतिहासकारों ने। इसका वर्गीकरण जो किया है वो 3 भागों में किया है। अब 3 भाग इसके कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहा जाएगा? जिस काल में हमें केवल पत्थर के प्रमाण प्राप्त हुए उस काल को स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जाना गया। अब इसके समय की अगर हम बात करें, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया है, एग्जाम में सन आपके पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लगभग 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको माना जाएगा पाषाण काल, उसको पाषाण काल कहा जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें पत्थर के औजार और शिकारी जीवन मानव के द्वारा जिया गया। विशेषता की अगर बात करें तो पत्थरों के औजार प्राप्त होंगे, इसके अलावा शिकारी जीवन यानी कि मानव जो है वो आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और मांस व कंदमूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता था, तो उसको कहा गया जी पाषाण काल। बात करें इसके बाद तीसरा, दूसरे जो भाग में बांटा गया वो बांटा गया आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र मतलब तांबे का काल, जिस काल में मानव के द्वारा तांबे की खोज कर ली गई। आप सभी जानते हैं मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु जो था वो तांबा था। तो इसका जो काल माना जाता है लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको माना जाता है। यानी कुल मिलाकर पत्थर के काल यानी कि पाषाण युग के साथ साथ ही ताम्र पाषाण काल भी चलता था या शुरू हुआ। नव पाषाण काल के बाद का ये काल माना जाता है। इसमें तांबा प्लस पत्थर के औजार और कृषि की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, तो ताम्र पाषाण काल में भी कृषि की जानकारी मानव को थी। इसके अलावा पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और तांबे की जानकारी भी उसको हो गई थी, यानी कि तांबे के बारे में भी उसको जानकारी प्राप्त हो गई थी। इसके बाद बात करेंगे लोह युग की। लोह युग उस काल को कहा जाता है जिस काल में लोहे की खोज की गई, लोहे के औजार आए, ठीक है, राज्य व्यवस्था का विकास हुआ इस काल में, ठीक है। तो यही रहेगा आपका वैदिक काल के आसपास इसको माना जाएगा। फिर आपका तो लोह युग का जो काल माना गया वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से बाद का माना जाता है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज कर ली गई थी और उसी के बाद जो है इस काल का विकास हुआ। तो लोहे के औजार आए, इसके अलावा राज व्यवस्था का विकास हुआ और इस काल में आपका लोहे के औजारों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हाँ इसमें बहुत तेजी से विकास हुआ, यानी कि वैदिक काल और उसके उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जब आएगा महापाषाण का सॉरी महाजनपद, तो इसमें महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में भी इसको देखना है जी हमको। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो याद रख सकते हैं आप कौन कौन सा काल रहेगा इसमें। देखो फिर से बता देता हूं, पाषाण युग, पाषाण काल, इसके अलावा ताम्र पाषाण काल और लोह युग हमको प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है। इन तीनों कालों को इसी काल में पढ़ा जाएगा। बात करेंगे पाषाण काल की, तो सबसे पहले पाषाण काल को देख लेते हैं। देखो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आप सभी जानते ही होंगे। प्राचीन पाषाण युग एक को कहा जाता है, दूसरा मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग, यानी कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस तरह इसको कहा जा सकता है पाषाण काल को। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्या? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे की बात करें तो इसको मध्य पूरा पाषाण काल कहा जाएगा भाई, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण, एक मिनट सॉरी, ये आपका जो ना मैंने गलत बता दिया, ये रहेगा आपका पाषाण काल, पाषाण युग में भी, ठीक है। ये रहेगा आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे बांटेंगे उसको, आगे बांटेंगे किसको? पूरा पाषाण काल को ही। तो बात करें पूरा पाषाण काल की, 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसमें मानव कैसा रहा? शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, यानी कि भोजन की तलाश में जो है इधर उधर घूमता रहता था, गुफाओं में निवास करता था और अस्त्र उपकरण यानी कि पत्थर के औजारों का, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जाता था। अस्त्र मतलब कि बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था इस काल में। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। काल के मैंने
काल के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अलग अलग बुकों में, अलग अलग जो पुस्तकें हैं आपकी, उसमें काल अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ से एग्जाम बहुत आपका कम यहाँ से पूछा जाता है, तो उसमें आपको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और ना ही ये कहना भाई कि जी उस बुक में तो इतना दिया गया है या यहाँ पर ये दिया गया। मैं पहले ही बता चुका कि अलग अलग बुकों में अलग अलग इसके काल दिए गए हैं। इसके अलावा सूक्ष्म औजार की बात करें तो यहाँ सॉरी विशेषता की, तो इसमें क्या हुआ, छोटे औजार थे, छोटे औजार पाए गए जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। इसके अलावा अर्ध कृषि के कुछ थोड़े बहुत नाम मात्र प्रमाण मिलते हैं, खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, लेकिन कृषि के प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से कोई जो है ना आपका वहां से पौधा उग गया हो, तो उसको कहा गया। मृदा उपयोग, मिट्टी का उपयोग इस काल में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन पशुपालन की शुरुआत इस काल में हुई थी। तो पशुपालन की शुरुआत इस काल में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो ये 8000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है लगभग। इस काल में क्या हुआ, सबसे बड़ी खोज जो थी वो थी आपकी कृषि की। इसके अलावा पशुपालन, बसावट, मिट्टी और बर्तन, वो सॉरी मिट्टी के बर्तन और ग्राम व्यवस्था की शुरुआत हुई। बसावट का मतलब निवास प्रमाण प्राप्त होते हैं, निवास यानी कि आवासों के प्रमाण प्राप्त होते हैं इस काल में। तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा इसके बारे में समझी बताई है मैंने आपको। अब बात करेंगे पुरापाषाण काल की। देखिए पुरापाषाण काल जो था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 काल इसमें हमको पढ़ने हैं पाषाण काल में। तो बात करें सबसे पहले पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है निम्न पाषाण काल, दूसरे को कहेंगे मध्य पाषाण काल, और तीसरा होगा उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, तो इनके बारे में देख लेते हैं। काल को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ना ही आपको याद करना है। 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाएगा। भारी और खुरदरे पत्थर का प्रयोग मानव के द्वारा इस काल में किया गया। मध्य पाषाण काल में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसे 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक इसके काल में पढ़ेंगे। अधिक विकसित और छोटे पत्थर के औजार इस काल में देखने को मिलते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास तक इसके हमको प्रमाण मिले हैं। और हल्के व धारदार औजार तथा गुफा चित्र भी इस काल में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जो है आपका 3 प्रकार के काल पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के बाद लोह पाषाण काल, यानी कि लोहे का काल। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आप कह सकते हैं पुरापाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भाग हो गए। अब इनको भी अलग अलग पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम क्या, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में भी 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, जैसे निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, या फिर इसको कहा जा सकता है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे, फिर उच्च पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों कालों को अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए जी, तो सबसे पहले देखेंगे निम्न पाषाण काल, या इसी को निम्न पुरापाषाण काल भी आपका कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। तो आइए, एक ही है भाई, ठीक है, निम्न पाषाण काल कह लो या निम्न पुरापाषाण काल भी आप इसको कह सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। एज मैंने आपको पहले ही बता दी कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास तक का इसका काल माना जाता है, ये इसकी समय अवधि है। इसके अलावा बात करें प्रमुख औजारों की, तो प्रमुख औजार इस काल में कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आपको हैंडएक्स देखने को मिलेगा। हैंडएक्स मतलब कुल्हाड़ी, इसी को कहा गया भाई, ठीक है, कुल्हाड़ी जो कहा गया वो इसी को कहा गया है। हैंडएक्स को ही कुल्हाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें चोपर की। चोपर जो है ये एक तरह का जो है दोनों ओर से धार, ये मान लो इस तरह का कोई औजार हुआ करता था जिसके दोनों ओर धार थी, जिसके दोनों ओर, जैसे कह सकते हैं कि ब्लेड, ठीक है, ब्लेड की तरह का ये आपका औजार है। ब्लेड की तरह का ये औजार है जिसमें ब्लेड होता है, ठीक है, तो ब्लेड में भी दोनों ओर धार होती है, तो उसको कहा गया चोपर। इसके अलावा क्लीवर की बात करें, क्लीवर इसमें एक तरफ धार थी, इसमें एक तरफ धार थी, ये एक और धार वाला औजार माना गया। ये औजार मोटे और खुरदरे पत्थरों से बनाए जाते थे, यानी कि मोटे मोटे पत्थरों से उनको एक ओर से ब्रिक बनाकर या फिर दोनों ओर से ब्रिक बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता था। उसी के माध्यम से कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया।
तो ये कुछ औजार हैं। अब जीवन शैली की अगर बात करें तो इस काल की जो जीवन शैली थी वो खाना बदोश थी। खाना बदोश मतलब कि जो है आपके मानव जो था वो जानवरों पर, मांस पर निर्भर हुआ करता था, या फिर खाद्य संग्राहक पर निर्भर हुआ करता था, खाद्य पर, जैसे कंद मूल वगैरह, पेड़ पौधों पर जो फल आते थे उनको खाता था, या फिर आपका कोई छोटा जानवर मिल गया उसको मारकर वो खा जाता था। तो खाना बदोश जीवन था, इनके जंगलों में रहता था। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं आखेटक। यहाँ पर आप जो है आखेटक के बारे में भी लिख सकते हैं। यही वो काल था जिस काल में मानव क्या था, आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी, इनके शिकार पर निर्भर था। कुल मिलाकर शिकार पर निर्भर था और खाद्य संग्राहक, यानी कि खाद्य इकट्ठा करके खाने खाने पीने की चीजें इकट्ठा करता रहता था, घूमता फिरता रहता था, वनों के नीचे या गुफाओं में निवास करता था। लेकिन अग्नि का कोई प्रयोग अभी तक ज्ञात नहीं हुआ था, यानी कुल मिलाकर इस काल में अग्नि की जानकारी प्राप्त नहीं होती है जी। निम्न पुरापाषाण काल जो है, निम्न पुरापाषाण काल में आग की खोज मानव के द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन इस काल में मानव के द्वारा अगर आप याद करना चाहो तो एक तो कुल्हाड़ी, इसके अलावा आपका क्रैपर, स्क्रैपर जो मैंने पीछे बताया आपको, ये देखिए ठीक है, यहाँ पर जो है सॉरी क्लीवर्स और चोपर, ठीक है, ये 3 प्रकार के औजार जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस काल में जीवन शैली, मैंने आपको बताया कि खाद्य संग्राहक था और मानव कैसा था, आखेटक था, शिकारी था। अग्नि के बारे में कोई उसको अभी जानकारी ज्यादा प्राप्त नहीं हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रमुख स्थलों की, कि कौन कौन से स्थल जो है इन काल से संबंधित है। देखिए आपका शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, यानी कि हिमालय का जो निचले वाला भाग है, शिवालिक की पहाड़ियां जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड और इसके अलावा नेपाल तक आपको देखने को मिलती है शिवालिक हिमालय का भाग, शिवालिक पहाड़ियां। तो इनमें ही आपका अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के क्षेत्र में इसके कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपका हाथी के प्रमाण, घोड़े आदि के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं के हाथी के, घोड़े के कंकाल वगैरह यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा बात करें अतिरम पक्कम की, आपका तमिलनाडु में है भाई, इस स्थल को याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है। सबसे पुराना औजार 18 लाख वर्ष पुराना औजार यहीं से प्राप्त हुआ है, यानी कि कुल्हाड़ी के प्रमाण जो हमको मिले हैं वे यहीं से हमको प्राप्त हुए हैं। हैंडेक्स के जो प्रमाण प्राप्त हुए वे अतिरम पक्कम से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भोपालपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हाथ से बनाए गए औजारों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सोन घाटी क्षेत्र की बात करें तो बिहार व एमपी के क्षेत्र में विस्तृत औजार, यानी कि बड़े बड़े औजार यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा हिमाचल प्रदेश से, अतिरम पक्कम तमिलनाडु से, इसके अलावा भोपालपुर उत्तर प्रदेश से और सोन घाटी क्षेत्र बिहार व एमपी के क्षेत्र से इस काल के कुछ हमको प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे विशेषताओं की। तो इस काल के जो औजार थे वो बहुत बड़े थे, मोटे थे और कम तरह से हुए होते थे, यानी कि उसमें अभी तक ज्यादा औजारों को विकसित नहीं किया गया था। मानव केवल जीवन रहने पर ही केंद्रित था, कोई ज्यादा खोज करने की उसको जरूरत नहीं थी, कोई ज्यादा टेंशन वो नहीं लेता था, बस आराम से अपना जीवन जीता था। कुल मिलाकर खाने के लिए अपने पेट के बारे में सोचता था, खाने को और सोने को जगह मिल जाए वहीं पर जो है मानव अपना जीवन व्यतीत कर लेता था। तो ये था आपका निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा इस काल को किस तरह से बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, उस सब के बारे में हमने बात की है आज की। कल की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे भाई आपका मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के साथ साथ हम लोग जो है उच्च पुरापाषाण काल को भी देखेंगे, और उसके बाद मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, इन तीनों को हम देखने वाले हैं डिटेल में। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर, ठीक है, और आप लोग ज्यादा देखते भी नहीं है, ठीक है, अलगास आने लगता है आपको, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी भाई संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप लोग जो है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।